नमस्कार, आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 6 भाग 3 तक पढ़ लिया। भाग 3 में आपने जाना कि डीएनए और आरएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करते हैं, लेकिन अधिकतर जीवों में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। केवल कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जिनके बारे में आपको बताया गया। साथ ही आपने जाना कि आरएनए के बारे में कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का भी काम करता है। यह सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ था। ये सारी बातें आपने भाग 3 में जाना। भाग 4 में उसके आगे के टॉपिक्स बारे में बताएंगे, जो कि होगा डीएनए की संरचना। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे जो भाग 3 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए आनुवंशिक पदार्थ के प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला ये कि वह अपनी स्वप्रतिकृति करने में सक्षम हो, यानी वह रेप्लिकेशन करने में सक्षम हो। दूसरा, स्थायी हो, यानी ज़्यादा रिएक्टिव ना हो। तीसरा, इसमें धीमी परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन भी हो। और चौथा, यह मेंडल के नियम के अनुसार अपने आप को अभिव्यक्त कर सके। यह 4 प्रमुख विशेषताएं आनुवंशिक पदार्थ की होती हैं, जिनके बारे में आपको बताया गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्थायी होता है, क्यों? तो इसके 2 कारण आपसे पूछे गए थे। कौन कौन से? पहला कारण, डीएनए के पेंटोस शर्करा के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल की जगह हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसलिए डीएनए ज़्यादा अस्थायी होता है। जबकि आरएनए के पेंटोस शर्करा के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। दूसरा कारण, डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, वहीं आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। इस वजह से डीएनए ज़्यादा अस्थायी होता है। तीसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि अधिकतर जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। उन वायरसेस के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, दूसरा पोलियोमाइलिटिस, तीसरा एचआईवी, चौथा इन्फ्लुएंजा, पांचवा एनसीफेलाइटिस। और साथ ही जीवाणु भोजी एक छठवां उदाहरण है, जिनके कुछ ऐसे जीवाणु भोजी हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कौन कौन से जीवाणु भोजी हैं? I2, MS2 एंड R17। फिर आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था कि उस एंजाइम का नाम बताइए जो आरएनए से डीएनए बनने में सहायक होता है। तो देखिए, आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके आंसर आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 4 के टॉपिक पर, जो कि है डीएनए की संरचना। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। इससे पहले कि हम बुक के बारे में बताएं, मतलब बुक से पढ़ाएं, कुछ बातें हम पहले व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। डीएनए, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डीएनए क्या है, तो आप क्या कहोगे? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सभी किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से तुरंत याद करिए, न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? 3, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह। जैसे जैसे याद करा रहे हैं वैसे वैसे याद करते चलिए, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक मतलब पॉलीमर। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है। आरएनए हो चाहे डीएनए हो, सभी किसके मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो
तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अब पहले ये जान लो कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस सर्कल, फास्फेट समूह। याद करिए, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस सर्कल, फास्फेट समूह। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसको डिटेल आगे बताया जाएगा। देखिए, हमने आपसे क्या बताया कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसका मतलब होता है कि डीएनए बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अणुओं से मिलकर बना होता है, लॉन्ग चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। मान लेते हैं कि ये एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अणु मिलकर डीएनए की संरचना को बनाते हैं। आया समझ में? अब आप बताओ कि अगर कोई सड़क है और वो ईंटें से बनी है, 1 ईंटा, 2 ईंटा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बहुत सारे, उस सड़क की लंबाई आप कैसे मापोगे? आप कह सकते हो कि जितने ईंटें लगी हैं, ईंटों की माप जो होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 ईंटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से हम सड़क की लंबाई माप सकते हैं। उसी तरीके से हम डीएनए की लंबाई नहीं माप सकते। डीएनए की लंबाई कैसे मापेंगे? न्यूक्लियोटाइड की संख्या से। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना ही लंबा वो डीएनए होगा। यानी डीएनए की लंबाई किस पर डिपेंड करती है? डीएनए की लंबाई किस पर निर्भर करती है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर। ठीक, अभी तक आपने क्या क्या जाना? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए की लंबाई किस पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर, कितनी न्यूक्लियोटाइड की संख्या है। अब जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो देखिए सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 5x174 कॉलीफेज वायरस। पूछा जाता है कि 5x174 कॉलीफेज वायरस में न्यूक्लियोटाइड की संख्या बताइए। आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसीलिए पूछा जाता है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी? 5386। याद करिए, 5x174 कॉलीफेज वायरस में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? इनके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 5386, 5386। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो ये, जीवाणु भोजी लैम्डा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? जीवाणु भोजी जीवाणु भोजी लैम्डा में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 48,502। ठीक है, याद करिए। अभी सब कंप्लीट बताया जाएगा। अभी ये सब भी अगर कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बची होगी ना, सब कंप्लीट हो जाएगा। बस पहले जितना कह रहे हैं आप याद करते चलिए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बहुलक। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक का मतलब क्या होता है? कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन बना ले, उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक, जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए की लंबाई किस पर निर्भर करेगी? इन्हीं की संख्या पर निर्भर करेगी, यानी न्यूक्लियोटाइड यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करेगी। 5x174 कोलीफेज वायरस में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5386। जीवाणु भोजी लैम्डा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 48,502। नेक्स्ट पूछा जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया में बताइए, ई कोलाई जीवाणु के डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो ई कोलाई जीवाणु में कुल कितने होते हैं? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं। अब चाहे बेस पेयर कहिए चाहे न्यूक्लियोटाइड कहिए, बात एक ही है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में ही बेस पेयर पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाई जाती हैं।
तो जितने नाइट्रोजन क्षार होंगे उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, या जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने नाइट्रोजन क्षार होंगे। बात एक ही है। याद करिए 5 × 174 पॉलीफेज वायरस में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 5386। तुरंत याद करिए 5 × 174 पॉलीफेज वायरस में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है? 5386। जीवाणु भोजी लैम्डा में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है? 48502। ई कोलाई जीवाणु के जीवाणु के डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है? 4.6 × 10⁶। ठीक है, ये बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर नहीं, बेस पेयर नाइट्रोजन क्षार की संख्या। वहीं मनुष्य में अगर आप देखो, मनुष्य के अगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है? 3.3 × 10⁹। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, वो ये कि ये बोल रहे हैं कि मनुष्य के अगुणित डीएनए, मनुष्य तो द्विगुणित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब अगुणित पूछा जाए कि मनुष्य के अगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है तो बताएंगे 3.3 × 10⁹। और जब पूछा जाए द्विगुणित डीएनए में कितनी संख्या होती है नाइट्रोजन क्षारों को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मनुष्य में गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में होती है। कितना आ जाएगा? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। क्लियर है बातें? अगुणित का मतलब होता है एक सेट, डीएनए का एक सेट, लेकिन मनुष्य में तो 2 सेट पाए जाते हैं ना गुणसूत्र के, तो इसलिए द्विगुणित का मतलब 2। तो एक सेट में इतने नाइट्रोजन क्षार, तो दोनों सेट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है बातें? क्या क्या जाना आपने? डीएनए किसका बना होता है? तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड को ही कहते हैं, बस फर्क क्या है? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है इसलिए हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह, जिसके बारे में डिटेल अभी तुरंत बताया जाएगा। अभी आपको समझना है न्यूक्लियोटाइड के बारे में, यानी कह सकते हैं कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है? ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से। अब डीएनए की लंबाई किस पर डिपेंड करेगी? न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, जैसे यहाँ पर उंगलियों को देखो, एक है इतनी लंबी है, दूसरा हुआ तो इतना लंबा हुआ, तीसरा हुआ इतना लंबा हुआ, चौथा हुआ इतना लंबा हुआ। तो जितनी संख्या बढ़ेगी लंबाई उतनी बढ़ेगी, यानी न्यूक्लियोटाइड की संख्या जितनी होगी उतने ही लंबा डीएनए होगा। तो डीएनए की लंबाई किस पर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो आपसे पूछे गए हैं और जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं उसके याद करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 × 174 कोलीफेज वायरस में न्यूक्लियोटाइड की कुल संख्या कितनी होती है? 5386। याद करिए 5 × 174 कोलीफेज वायरस में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन क्षारों की संख्या या न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 5386। जीवाणु भोजी लैम्डा में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है? 48502। उसके बाद ई कोलाई जीवाणु में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है? 4.6 × 10⁶। मनुष्य के अगुणित डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होती है? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, और द्विगुणित में जस्ट डबल 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ये तो हुआ नाइट्रोजन क्षारों की संख्या के बारे में जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 4 एग्जाम्पल, एक तो कोलीफेज वायरस का, दूसरा बैक्टीरियोफेज लैम्डा का, और तीसरा ई कोलाई का, और चौथा मनुष्य का। ये हो गया क्लियर। डीएनए की लंबाई किस पे डिपेंड करती है? नाइट्रोजन क्षारों या न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। किसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आइए इससे संबंधित हम क्वेश्चंस देखते हैं जो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि 2 लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है, एक स्तनपायी कोशिका की डीएनए की कुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या इतनी बेस पेयर है, डीएनए की लंबाई कितनी होगी लगभग?
तो देखिए मैंने बताया था कि डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर या नाइट्रोजन क्षारों की संख्या पर निर्भर करती है। और दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी दी गई है 0.34, यानी एक नाइट्रोजन क्षारीय है, दूसरा नाइट्रोजन क्षारीय है। इनके बीच की दूरी दी गई है 3.34 नैनोमीटर। तो क्या आप बता नहीं पाओगे कि इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी तो 0.34 होगी, लेकिन बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार दिए गए हैं, इतने नाइट्रोजन क्षार दिए गए हैं, तो बताना है कि कितनी लंबाई होगी। तो जितने नाइट्रोजन क्षार दिए गए हैं उसी में आपको इसके बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो दूरी दी गई है वो नैनोमीटर में है और आंसर आपका मीटर में है। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁹। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो 0.34 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। ये लंबाई आ गई दो क्षारों के बीच की। अब क्या करेंगे? इतने क्षार दिए गए हैं, यानी 6.6 × 10⁻⁹ नाइट्रोजन क्षार हैं, इनकी बीच की दूरी इतनी दी गई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई 0.34 × 10⁻⁹ मीटर में आएगा। -9 और +9 कट जाएगा, यानी 6.6 × 0.34 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 24 4 हासिल 2, 4 × 24 2 26, 3 × 18 8 हासिल 1, 3 × 18 19, 4 8 4 12 2 हासिल 1, 9 2 11 12 2 हासिल 1 2, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। 2.224 मीटर, लगभग 2.2 मीटर। ऑप्शन सी सही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि 3 अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, 2.2 मीटर, ये इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अभी जो पढ़ाए हैं वो टॉपिक से, वो ये, अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए दोनों में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार के, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन 3 प्रकार के, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। इनमें से डीएनए में कौन कौन से पाया जाता है? एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो क्या पूछ रहा है? नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2019 में। बताइए डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? तो दोनों में प्यूरिन तो समान पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन पूछा गया है, पिरिमिडिन नहीं पूछा गया है। अगर पिरिमिडिन पूछा जाता तब वहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन प्यूरिन पूछा गया है तो प्यूरिन दोनों एक ही होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन दोनों डीएनए आरएनए में पाया जाता है। तो अभी तक के पढ़ाए हुए टॉपिक में 2 और क्वेश्चन आपके नीट में मिल गए। अब आइए कंप्लीट देखते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, किससे मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से। अब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोटाइड की संरचना, चाहे डीऑक्सीराइबो चाहे राइबो, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं? 3 चीजों से। याद करिए, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह, बस 3 चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो चाहे राइबोन्यूक्लियोटाइड हो, किससे मिलकर बने? 3 चीजों से, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस सर्करा, फास्फेट समूह। बस कुछ अंतर होता है जिससे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड से अलग हो जाता है। क्या अंतर है? जैसे देखिए, नाइट्रोजन क्षार है तो नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में होता है एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडीन में होता है यूरेसिल, सॉरी पहले साइटोसिन के बारे में होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, लेकिन चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, 4 ही प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। याद करिए, होते तो कुल 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं, लेकिन डीएनए हो चाहे आरएनए 4 ही प्रकार के नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन सा नाइट्रोजन क्षार किस में उपस्थित होता है। जैसे देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों डीएनए आरएनए दोनों में उपस्थित होता है। यानी डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन कौन सा होगा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। सेम आरएनए में भी नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये 3 तो दोनों में समान होते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों में 3 नाइट्रोजन क्षार तो बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, जबकि थाइमिन जो है, थाइमिन पाया जाता है डीएनए में। क्लियर है? अंतर पता चला। एक तो ये अंतर हो गया कि नाइट्रोजन क्षार में आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। इस वजह से इसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसे राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक दूसरा अंतर, पेंटोस शर्करा भी 2 प्रकार की होती है, पेंटोस शर्करा भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा और दूसरी होती है राइबोज शर्करा। तो जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है वो पाया जाता है डीएनए में, डीऑक्सी राइबोज शर्करा किसमें पाई जाती है? डीएनए में। आरएनए में राइबोज पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। आया समझ में? ये अंतर होता है, इसलिए इनके न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और इनके न्यूक्लियोटाइड को राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अंतर पता चला। अब ये न्यूक्लियोटाइड पता चला कि 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह। तुरंत यहीं पर याद करिए, नाइट्रोजन क्षार किससे मिलकर बने होते हैं? 3 चीज़ों से, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं? 2, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन कितने प्रकार के होते हैं? 3, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। अब याद रखना है कि डीएनए हो चाहे आरएनए, 3 नाइट्रोजन क्षार समान होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन चौथा जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। यानी 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारों में से केवल 4 प्रकार के आरएनए में, 4 प्रकार के डीएनए में पाए जाते हैं। क्लियर है? पेंटोस शर्करा 2 प्रकार का पाया जाता है, डीऑक्सीराइबो और राइबोज। डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शर्करा डीएनए में पाया जाता है, राइबोज शर्करा आरएनए में पाया जाता है। फास्फेट समूह PO4 समूह होता है, वो दोनों में समान रूप से पाया जाता है। ठीक, क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है। न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है? देखिए, आपने पता चला कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन क्षार
पेंटोज शर्करा और फास्फेट फास्फेट समूह, 3 चीज़ों से। अब ये जो पेंटोज शर्करा होता है ना, पेंटोज शर्करा, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है क्योंकि इसी से ये दोनों संरचनाएं जुड़ी होती हैं। पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है नाइट्रोजन क्षार, तो अभी सब स्ट्रक्चर में बताएंगे। पेंटोज शर्करा जब नाइट्रोजन क्षार से जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। देखिए अंतर है, न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है। तो याद करिए न्यूक्लियोसाइड कब कहलाएगा, जब पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ेगा। जब पेंटोज शर्करा के साथ केवल नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फास्फेट समूह, यानी जब नाइट्रोजन पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह दोनों जुड़ा होता है तब इस कंप्लीट संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हुआ? न्यूक्लियोटाइड समझ में आया? जब पेंटोज शर्करा के साथ केवल नाइट्रोजन क्षार जुड़े होंगे तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, और जब पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार के साथ फास्फेट समूह भी जुड़ा होगा तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पता चलेगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तीनों आपस में जब जुड़े होते हैं। अब इसको आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं। आइए, मैंने बताया कि डीएनए में पेंटोज शर्करा कौन सा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, राइबोज। ठीक है, हमें न्यूक्लियोटाइड की संरचना पढ़नी है, न्यूक्लियोटाइड। और आपको पता है न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह। देखिए न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह। पेंटोज शर्करा 2 प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। पेंटोज को पेंटोज क्यों कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। पेंटोज को पेंटोज क्यों कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पंचकार्बनीय शर्करा। पंचकार्बनीय शर्करा, पेंटोज शर्करा को क्या कहते हैं, पेंटोज शर्करा को पंचकार्बनीय शर्करा कहते हैं। पेंट मतलब होता है 5 और कार्बन मतलब कार्बन, तो ऐसा शर्करा जिसमें 5 कार्बन हो। देखिए 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन वाली संरचना पंचकार्बनीय शर्करा, इसीलिए इसे कहते हैं पंचकार्बनीय शर्करा। देखिए इसमें भी 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, पंचकार्बनीय शर्करा, इसीलिए इसे कहते हैं पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा मतलब पंचकार्बनीय शर्करा जिसमें 5 कार्बन हो। अब ये 2 प्रकार की होती हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। अंतर क्या होता है, बाकी सब कुछ समान है, अंतर सिर्फ ये होता है कि डीऑक्सीराइबोज में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और जबकि राइबोज शर्करा में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप की जगह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। बस यही अंतर होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है जिसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है जिसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अंतर पता चला दोनों में। अब ये हो गई संरचना के बारे में। डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा में आप देख सकते हैं प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोजन ग्रुप, फिर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप, टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर 4th कार्बन से CH2OH जुड़ा होता है जो कि 5वां कार्बन होता है। ठीक, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये संरचना स्ट्रक्चर, इसको बना के प्रैक्टिस जरूर करेंगे, छोड़ नहीं देंगे ऐसे। अब चूंकि बना हुआ है हमारे लिए इजी है इसलिए हम ऐसे बता दे रहे हैं, आपकी बुक में है, आप अपनी कॉपी उठाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए, इस संरचना को बनाने की प्रैक्टिस करिए कि कैसे बनती है। ठीक है, हमें तो सारी चीज़ें आती है क्योंकि तो हमने 72 बार पढ़ रखा है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए हम बना दिए,
पेंटोस शर्करा बन गया। तो ऐसे ही आपको बना के प्रैक्टिस करनी है, छोड़ेंगे नहीं तो बहुत मारेंगे। ये हो गया डीऑक्सी राइबो शर्करा की, फिर हो गया राइबो शर्करा की, अंतर पता चलेगा। अब देखिए ये हो गया पेंटोस शर्करा। अब कह रहे हैं कि नाइट्रोजन क्षार क्या है, तो नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से जुड़ते हैं, याद रखेंगे। नाइट्रोजन क्षार ये OH हट जाता है, OH हट जाता है, इसकी जगह पर क्या आ जाता है, नाइट्रोजन क्षार। याद करिए नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से जुड़ता है, चाहे DNA हो चाहे RNA हो, पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से ही नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। ये क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं, तो याद करिए नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है। किस बंध द्वारा जुड़ता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद करेंगे नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया पेंटोस शर्करा, इसके प्राइमरी कार्बन से जुड़ गया नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। अब बताइए जब पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, जब पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है तो इस संरचना को क्या कहते हैं, अभी बताए थे, इस संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, टाइड और साइड में अंतर रखिएगा, साइड है। साइड कब कहलाता है, जब केवल पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार हो तब साइड। लेकिन अगर पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ जाए तब यह न्यूक्लियोसाइड नहीं कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि अभी बताया ना कि जब तीनों जुड़ जाते हैं तब इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। 5वें कार्बन से जुड़ता है फास्फेट समूह। ठीक, 2-3 चीजें आपने जाना, अभी सब रिवाइज कराएंगे। पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है, पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है, तो 5वें कार्बन से। याद करिए पेंटोस शर्करा के किस कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा होता है, तो फास्फेट समूह पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ा होता है। किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, 5-फास्फो एस्टर बॉन्ड द्वारा, 5-फास्फो एस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। याद हुआ, ये सब क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा फास्फेट समूह। अगर फास्फेट समूह हटा दो तो ये संरचना क्या कहलाती है, नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा फास्फेट समूह तीनों आके बैठ गए हैं तब ये संरचना कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। अब चूंकि ये DNA का डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शर्करा है, इसलिए इस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर यही चीज यहां पर होता, जैसे प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया, 5वें कार्बन से PO4 जुड़ जाए, क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन चूंकि राइबोज शर्करा है इसलिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बातें। अब ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर DNA की संरचना बनती है। चूंकि 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं तो अलग अलग नाइट्रोजन क्षार अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। इसीलिए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं DNA में, जिन्हें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसी तरीके से RNA में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, इसलिए RNA में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बात क्लियर। आइए टॉपिक पे आते हैं। देखें वही बातें लिखी हुई हैं। DNA क्या है, तो DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। DNA की लंबाई सामान्यतया इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। समझ में आया, सब कुछ बता चुके हैं। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना लंबा DNA होगा। या किसी भी जीव की विशेषता है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक जीवाणु भोजी जिसे 5x174 कहते हैं, कॉलीफेज वायरस, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अभी याद करा दिए, भूलना मत, में बहुत मारेंगे। याद करिए न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 5386। किसमें, 5x174 कॉलीफेज वायरस में। जीवाणु भोजी लैम्डा में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 48502, अभी याद कराए थे।
ई कोलाई बैक्टीरिया यानी इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 4.6 × 10⁶। मनुष्य के आगुणित डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 3.3 × 10⁹। मनुष्य के द्विगुणित डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आइए डीएनए की संरचना के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। यहाँ पर ए आ गया है, इसको का कर लीजिएगा। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। अभी तो हमने एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में बताया। जैसे मैंने बताया था एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है, तो वैसे ही नीचे एक और होती है डीएनए में। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। जैसे आप देखते हैं ना, ये है डीएनए का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, है ना, और दूसरा श्रृंखला ये हो गया। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा जो कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, जो पहले अभी आपको बताएं। और तीसरा एक फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं। अभी बताए थे नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडिन होता है 3 साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेंटोज शर्करा की संरचना के बारे में। हालांकि अभी सब कुछ बता दिए हम। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज प्रकार की शर्करा होती है। इसे पंचकार्बनीय शर्करा कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन होते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। याद करिए पंचकार्बनीय शर्करा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4। आरएनए में राइबोज प्रकार की शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा के दूसरे व तीसरे कार्बन अणु पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। देखिए वही बोल रहा है, राइबोज शर्करा के दूसरे और तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक। जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा में दूसरे कार्बन अणु पर हाइड्रोक्सिल के स्थान पर हाइड्रोजन समूह होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल की जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है और तीसरे कार्बन अणु पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्लियर है बातें? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा में अंतर पता चल गया। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन, जिसके बारे में अभी बताएं। अंतर क्या होता है? देखिए 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। याद करिए नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अंतर क्या होता है? तो प्यूरिन जो होता है द्विचक्रीय होता है, डाइसाइक्लिक होता है। यहाँ पर देखिए 2 साइकिल बना है, एक ये साइकिल बना है और दूसरा ये साइकिल बना है। डाइसाइक्लिक होता है ना, एक साइकिल ये एक साइकिल ये। देखिए इसमें भी ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है, संरचना बनी हुई है। तो ये 2 साइकिल होते हैं इसमें, तो इसीलिए इसे कहते हैं डाइसाइक्लिक, द्विचक्रीय। प्यूरिन क्या होते हैं? याद करिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यूरिन एक चक्रीय होता है कि द्विचक्रीय होता है? तो याद करिए प्यूरिन द्विचक्रीय होता है, ठीक। कौन कौन से उदाहरण है प्यूरिन के? 2, एडेनिन, ग्वानिन। वहीं अगर आप देखोगे पिरिमिडिन का, तो पिरिमिडिन एक चक्रीय होता है। एक चक्रीय मतलब देखिए एक ही चक्र है, एक चक्र है, ठीक। लेकिन यहां पर देखिए 2 चक्र था, एक ये चक्र हो गया, दूसरा ये चक्र। इसीलिए कहते हैं प्यूरिन जो होता है वो द्विचक्रीय, डाइसाइक्लिक होता है, और पिरिमिडिन एक चक्रीय यानी मोनोसाइक्लिक होता है। पिरिमिडिन एक चक्रीय यानी मोनोसाइक्लिक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे साइटोसिन, थाइमिन व यूरेसिल। लेकिन अब इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपको मैंने बताया था, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, लेकिन थाइमिन केवल डीएनए में मिलता है। डीएनए में क्या मिलता है? थाइमिन। आरएनए में इस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, ठीक। याद करिए, यह है संरचना। आप इस संरचना को कॉपी में बनाएंगे, नोट करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सिर्फ कॉपी में नोट करके काम नहीं चलेगा, ठीक है। NH2
N फिर N और H। ये संरचना हो गई एडेनिन की। सेम इसी तरीके से फिर ग्वानिन में सिंगल बॉन्ड NH2 H N डबल बॉन्ड O N N H। ये हो गई संरचना ग्वानिन की। फिर पायरिमिडिन की आपको संरचना बना के प्रैक्टिस करनी होगी। N डबल बॉन्ड O N NH2। साइटोसिन फिर यूरेसिल। ये सभी आपको कॉपी में बना बना के प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे प्रैक्टिस करनी है इन सभी के, क्योंकि आगे इन सब का बहुत ज़्यादा रोल है। यूरेसिल फिर आता है थाइमिन N डबल बॉन्ड O N H डबल बॉन्ड O CH3 H। ये हो गया थाइमिन। ठीक है, ये आपका संरचना है प्यूरिन और पिरिमिडिन का। तो आपने जाना पेंटोस शर्करा के बारे में, नाइट्रोजन क्षार के बारे में। अभी मैंने बताया था कि जब पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है, पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, तो इस संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर होता है। यहाँ पर सा है, वहाँ पर टा होता है। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा बने होते हैं। यानी न्यूक्लियोसाइड बराबर नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा। जब पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजन क्षार केवल जुड़ा होता है तब इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा प्लस फास्फेट समूह अगर लिख दिया जाए, यानी तीनों चीज़ अगर जुड़े हों, तब यह न्यूक्लियोसाइड नहीं न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ठीक है, तो अभी आगे बताया जाएगा। फिलहाल आप अभी पहले न्यूक्लियोसाइड को समझें। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोस शर्करा। आइए फिगर में देखते हैं। देखिए, ये है पेंटोस शर्करा जिसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा दिया गया है डीएनए का। आपको पता है कि इसके प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन क्षार आता है, नाइट्रोजन बेस, जिसे नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। यह है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा आपस में रिएक्ट करते हैं। इससे जो पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और नाइट्रोजन क्षार का एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, ये दोनों अलग होकर जुड़कर H2O मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाते हैं और ये इसके साथ बॉन्डिंग बना देता है। इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो इस तरह से एक पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजन क्षार, यह है नाइट्रोजन क्षार, आकर जुड़ जाता है। अब पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, इस कंप्लीट संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक नाइट्रोजन क्षार जो आपका जुड़ा हुआ है। जैसे नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो एडेनिन आकर जुड़ेगा तो दूसरा न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, ग्वानिन आकर जुड़ेगा तो दूसरा न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। सबके अपने अपने नाम होते हैं। आइए देखते हैं क्या नाम होते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन क्षार अभी आपको बताए भी थे, पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है। किस बंध द्वारा जुड़ता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। तो नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध यानी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा पेंटोस शर्करा के प्राथमिक कार्बन से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। डीएनए के न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। डीएनए के न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। अब चूंकि डीएनए में 4 प्रकार का नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, इसीलिए 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। यानी डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। जब पेंटोस शर्करा से एडेनिन जुड़ता है, जब पेंटोस शर्करा से एडेनिन जुड़ता है तब उसे कहते हैं, अब ये न्यूक्लियोसाइड है ना, क्योंकि पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार है, न्यूक्लियोसाइड है, तो इस संरचना को कहते हैं डीऑक्सी एडेनोसिन। डीऑक्सी एडेनोसिन यानी एडेनिन प्लस नाइट्रोजन पेंटोस शर्करा। ठीक, तो एक हो गया। जब पेंटोस शर्करा से एडेनिन जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी एडेनोसिन। जब पेंटोस शर्करा से ग्वानिन जुड़ता है, पेंटोस शर्करा से ग्वानिन जुड़ता है, तब इस न्यूक्लियोसाइड को क्या कहते हैं? डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन। देखिए, पेंटोस शर्करा है, इससे जुड़ा है
ग्वानिन। आगे देखिए, जब पेंटोस शर्करा से थाइमिन जुड़ता है तब इस न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं, सॉरी न्यूक्लियोसाइड को क्या कहते हैं? जब थाइमिन जुड़ता है पेंटोस शर्करा से तो इसे कहते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन। जब पेंटोस शर्करा से साइटोसिन जुड़ता है, जब पेंटोस शर्करा से साइटोसिन जुड़ता है तब उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीसाइटिडीन। पेंटोस शर्करा से साइटोसिन जुड़ता है तो इसे कहते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन। 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड डीएनए में पाए जाते हैं। कौन कौन से? डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीएडिनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक, याद करिए कौन कौन से? डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन पहले लिखते हैं, ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन। 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड डीएनए में पाए जाते हैं। जब पेंटोस शर्करा से एडेनिन जुड़ता है तो उस न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं डीऑक्सीएडिनोसिन। जब पेंटोस शर्करा से ग्वानोसिन जुड़ता है तो उसे ग्वानिन जुड़ता है तो उसे कहते हैं डीऑक्सीग्वानोसिन। जब पेंटोस शर्करा से थाइमिन जुड़ता है तो उसे कहते हैं डीऑक्सीथाइमिडीन। और जब पेंटोस शर्करा से साइटोसिन जुड़ता है तो उसे कहते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन। क्लियर है? ये बात हो गई अभी तक की कि पेंटोस शर्करा से जब नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तब क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह भी जुड़ जाए तब उस संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। आइए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड की संरचना। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या कहेंगे? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा प्लस फास्फेट समूह। ठीक, जब नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा केवल होते हैं तब क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह तीनों जुड़ जाएं तब वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। देखिए, ये पेंटोस शर्करा है, पंचकार्बनीय, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं। प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजन क्षार, चाहे वो हो सकता है एडेनिन, चाहे ग्वानिन, साइटोसिन, चाहे ग्वानिन, चाहे थाइमिन। और 5वें कार्बन से जुड़ता है फास्फेट ग्रुप। अब ये कंप्लीट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। जब पेंटोस शर्करा से नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह दोनों जुड़े होते हैं तब इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। सारी बातें क्लियर? समझ लिया आपने न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि बॉन्ड के बारे में। आपने ये जाना कि जब पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बंध। पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ता है किस बंध द्वारा? ये भी पूछा जाता है। तो 5 फास्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा, 5 फास्फोएस्टर बंध द्वारा। ठीक, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अब न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं क्योंकि पेंटोस शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा है तो इस कंप्लीट संरचना को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड के पेंटोस शर्करा के 5वें स्थान का कार्बन अणु फास्फोरिक अम्ल के एक अणु से 5 फास्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, अथवा डीऑक्सीराइबोटाइड कहते हैं। बस ये था कंप्लीट संरचना अभी तक का। न्यूक्लियोटाइड आखिर किसे कहते हैं? क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है डीएनए का। खूब इसमें मत जाइए, इतना इसको याद कर लीजिए, इतना ज़्यादा समझ लीजिए कि कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए। मैंने सारे तरीके से ऐसे तरीके से पढ़ाया है कि आपको अच्छे से समझ में आए और उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया है। बस थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी कि क्या चीज़ें कैसे जुड़ी होती हैं कि एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनती है। अब चूंकि जैसा आपने पढ़ा कि न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार का होता है क्योंकि उसमें 4 अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं।
न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं क्योंकि अलग अलग नाइट्रोजन क्षारों की वजह से। चूंकि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, अतः न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, जब पेंटोज शर्करा से एडेनिन जुड़ा होता है, अफॉस्फेट समूह पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है। पहली बात तो ये देखिए कि ये न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है। पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा है, 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अब ये देखना है कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार कौन सा है? एडेनिन है। तो एडेनिन है तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा? डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल, या इसे हम डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं। सब कुछ याद करना होगा, नाम वाम से पूरा याद करना होगा। इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड या डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP। अब अगर पेंटोज शर्करा से एडेनिन की जगह पर ग्वानिन जुड़ जाए तब क्या कहलाता है? तो जब पेंटोज शर्करा से ग्वानिन जुड़ता है, अफॉस्फेट समूह होता है, तो पहली बात तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। लेकिन चूंकि ग्वानिन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल या डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, DGMP। जब पेंटोज शर्करा के से साइटोसिन जुड़ा होता है, साइटोसिन, तब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डीऑक्सी, यहां से हट गया है पता नहीं क्यों, डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल, या इसे कहते हैं डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल या डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। जब पेंटोज शर्करा से थाइमिन जुड़ा होता है तब उसे क्या कहते हैं? जब पेंटोज शर्करा से थाइमिन जुड़ा होता है तब कहते हैं डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल या डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। बस 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के नाम आपने जाना। पहला, जब पेंटोज शर्करा से एडेनिन जुड़ा होता है तब उसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड या डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा, जब पेंटोज शर्करा से ग्वानिन जुड़ा होता है तब उसे कहते हैं डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड या डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। जब पेंटोज शर्करा से साइटोसिन जुड़ा होता है तब उसे कहते हैं डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल या डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। चौथा, जब पेंटोज शर्करा से थाइमिन जुड़ा होता है तब उसे कहते हैं डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड या डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। बस ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आपने जाना न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। खूब अच्छी तरीके से इसको पढ़ लीजिए क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक है इन्हीं पर बेसिस है। तो आपने जाना न्यूक्लियोटाइड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब आएंगे हम पढ़ेंगे आगे डीएनए यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी आपने न्यूक्लियोटाइड समझना पड़ी है, अब आप पढ़ोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड का आपस में जुड़कर संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक से। पहला, डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? दूसरा, आरएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा पाई जाती है? दूसरा, आरएनए में थाइमिन की जगह पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? चौथा क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? पांचवा क्वेश्चन, 5 × 174 में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु भोजी लैम्डा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? नेक्स्ट, ई कोलाई में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? नेक्स्ट, मनुष्य के आगुणित डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? बस इतने क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, साथ ही अपनी कॉपी में भी नोट करना है। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी निधि के साथ। धन्यवाद।